नमस्कार, स्वागत है आपका प्रॉपर्टी प्लस में। मैं हूं दीपक यादव। अगर आप महाराष्ट्र में घर खरीदने जा रहे हैं तो अब आपको थोड़ी ज़्यादा कीमत चुकानी पड़ेगी, क्योंकि महाराष्ट्र में प्रॉपर्टी खरीदना महंगा हो गया। महाराष्ट्र सरकार ने रेडी रेकनर रेट, जिसे कई जगह सर्कल रेट भी कहा जाता है, उसमें बढ़ोतरी का ऐलान किया है। बढ़ी हुई दरें 1 अप्रैल 2025 से लागू हो चुकी हैं। रेडी रेकनर रेट्स में औसतन करीब 4.4% की बढ़ोतरी की गई है। समझना जरूरी है कि रेडी रेकनर रेट्स के जरिए ही सरकार प्रॉपर्टी की वैल्यूएशन करती है। रेडी रेकनर रेट से ही स्टैंप ड्यूटी का कलेक्शन होता है, कैलकुलेशन होता है। इसके कम या ज्यादा होने का सीधा असर स्टैंप ड्यूटी पर पड़ता है। ऐसे में रेडी रेकनर रेट के बढ़ने से हाउसिंग सेक्टर पर क्या असर पड़ेगा, रियल एस्टेट एक्सपर्ट्स और डेवलपर्स इस पर कैसे रिएक्ट कर रहे हैं, ओवरऑल आपकी जेब पर कितना बोझ पड़ेगा, समझेंगे। हमारे साथ दो खास मेहमान हैं, उनका परिचय आपसे कराते हैं। हमारे साथ हैं डोमिनिक रोमेल, प्रेसिडेंट क्रेडाई MCHI, और हमारे साथ हैं गुलाम जिया, सीनियर एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर नाइट फ्रैंक इंडिया। तो सबसे पहले डोमिनिक सर, आपके पास आते हैं। बीते महीने मुंबई में रिकॉर्ड सेल हुई है, सरकार को रेवेन्यू कलेक्शन भी बहुत शानदार हुआ है। ऐसे में रेडी रेकनर की इस बढ़ोतरी पर डेवलपर्स की ओर से कैसा रिस्पॉन्स है? देखो दीपक जी, ऑनेस्टली सरकार ने बहुत सुविधा दी हमें। 5 साल तक रेट बढ़ाए नहीं, और अब उन लोगों ने लगभग मुंबई में करीबन 3.5% अप टू 4% तक बढ़ाया। थाने में थोड़ा ज्यादा बढ़ा है, और दूसरे सोलापुर और दूसरे डिस्ट्रिक्ट में और काफी बढ़ा है। पॉइंट ये क्या है कि इसमें एक मत जो हमारा है डेवलपर की तरफ से, कि जो बड़ा हमने उसको वेलकम किया, पर जो कंस्ट्रक्शन कॉस्ट है वो उन लोग खाली 5% बढ़ा दिए है। पर उस पर GST जो लगती है सरकार से, और जो हमें इनपुट क्रेडिट नहीं मिलती है, वो हमको 18% का वापिस एक नुकसान हो जाता है। तो बेसिकली कैसा हो रहा है कि आज की जो रेट है वो लगभग 2500-2600 रुपए के बाद बिल्डिंग बनती नहीं है। और अभी जो एम्यूनिटीज हमको हैंड ओवर करना है, या रीडेवलपमेंट में जैसे आपने वो करना है 33/7 33/9 में, वो 3000 में 120 मीटर की बिल्डिंग या 70 मीटर की बिल्डिंग बनती नहीं है। तो मेरा पॉइंट यही है कि सरकार को एक सोचना चाहिए कि इस पे GST कंस्ट्रक्शन कॉस्ट में, सिंस सेंट्रल GST इज नॉट गिविंग इनपुट क्रेडिट टू द फर्टिलिटी, वो ऐड करना चाहिए। और ये वेलकम हो जाएगा सबके लिए, क्योंकि ऐसा है पूरा बॉम्बे रीडेवलपमेंट में हो रहा है। इसकी इंसेंटिव जो है वो लैंड रेट से, कंस्ट्रक्शन से डिवाइड होकर RC रेशियो पे आती है। तो इसका इंपैक्ट रीडेवलपमेंट में आएंगी ज्यादा से ज्यादा, जो मिड हाउसिंग और लो हाउस का हाउसिंग के लिए आने वाली है। ओके, तो डोमिनिक सर, हम देख रहे हैं कि एक तरफ सरकार का फोकस रीडेवलपमेंट पर है। रेडी रेकनर की बढ़ोतरी से आप कह रहे हैं कि रीडेवलपमेंट पर समस्याएं आएंगी, तो बुनियादी तौर पर कैसी दिक्कतें आएंगी? बुनियादी देखो, सब इंसेंटिव है इज लिंक टू लैंड रेशियो टू कंस्ट्रक्शन रेशियो, LC रेशियो पे रहता है। जब LC रेशियो पे GST ऐड नहीं कर रहे हैं, तो उनका जो इंसेंटिव आएगा वो कम आ जाएगा। उसके कारण जो डेवलपर बनने वाली चीज वो डेवलप होंगी ही नहीं। वो पॉइंट आ रही है। ओके। तो अगर उन लोग 18% GST जो सरकार ले रही है, वो जब तक रेडी रेकनर में ऐड नहीं करेंगे तो उसकी वैल्यूएशन आएंगी नहीं। गुलाम सर, जैसा कि रेडी रेकनर की हम बात कर रहे थे, उम्मीद की जा रही थी कि 10% की बढ़ोतरी होगी, लेकिन सरकार ने थोड़ी राहत दी और लगभग उम्मीद से आधी बढ़ोतरी की है रेडी रेकनर में। आप डोमिनिक सर से कितने सहमत हैं? क्योंकि डोमिनिक सर का कहना है कि इससे रीडेवलपमेंट में दिक्कतें आएंगी। यहाँ पर दो अलग मुद्दों के बारे में बातचीत चल रही है, और थोड़ा सा उसके मिक्सअप होने से तस्वीर थोड़ी सी धुंधली पड़ रही है। अगर हम पहले जिक्र करें, ये जो रेडी रेकनर रेट्स में जो बढ़ोतरी हुई है उस पर, केवल उसी पर अगर फोकस करें तो ये समझना आवश्यक है कि ये जो पिछले कई साल, जैसा रोमिल जी बता रहे थे कि 4-5 साल से बढ़ाया नहीं गया है, अब जाके पहली बार बढ़ाया है, जिसके कारण मार्केट वैल्यू और रेडी रेकनर में बहुत बड़ा अंतर आया। और इस अंतर का सबसे बड़ा मसला, सबसे बड़ा प्रॉब्लम जो है वो कैश ट्रांजैक्शन की पॉसिबिलिटी पर आ जाता है। कि एक बायर के लिए एक ही ऑप्शन आ जाता है कि आप रेडी रेकनर पे ही ट्रांजैक्शन दिखाएं और बाकी अमाउंट आप कैश में ले लें। तो वो चीज गवर्नमेंट के रेवेन्यू लीकेज का एक बहुत बड़ा सबब बन सकती है। मैं ये नहीं कह रहा कि कैश ट्रांजैक्शन ही होते हैं, लेकिन वो पॉसिबिलिटी पैदा हो जाती है कि जो मकान आप 100 रुपए का रेडी रेकनर पे दिखा रहे हो, वो हो सकता है पिछले 3-4 वर्षों में 150-175 रुपए हो गया होगा। और उसके कारण तकरीबन 50-70% डिफरेंस रेडी रेकनर वैल्यू और मार्केट वैल्यू में आ रही है। कई मकानों में देखा गया है पिछले 3-4 सालों में 50% से 75% तक दाम बढ़े हैं, और वही चीज रेडी रेकनर में रिफ्लेक्ट नहीं हो रही। सुप्रीम कोर्ट का भी एक डिसीजन है, दे आर आस्किंग, सारे रियासतों से, सारे स्टेट से सुप्रीम कोर्ट ने ये कहा है कि आपको रेडी रेकनर या ये जो सर्कल रेट्स है उन पर एक प्रोफेशनल और साइंटिफिक तरीके से विचार करना और उस पर एक प्रोसेस बनाना आवश्यक हो गया है। अंडर सुप्रीम कोर्ट गाइडेंस अब ये प्रोसेस शुरू होना है, इसे प्रोफेशनलाइज करना है।
और जहां तक सवाल है महाराष्ट्र गवर्नमेंट का, मैं इस ये कहते हुए बहुत ही खुश हूं कि महाराष्ट्र स्टेट एक वाहिद ऐसी स्टेट है जहां पर हर ट्रांजैक्शन डिजिटाइज्ड है और इसका डेटा अवेलेबल है। इस डेटा को आप भी देख सकते हैं। और इस कारण से मैं ये समझता हूं कि रेडी रेकनर वैल्यू आज अगर हम इंटरनेट ऑफ थिंग्स और मशीन लर्निंग, आईए आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस वगैरह इस्तेमाल करें, रेडी रेकनर वैल्यू आप रोजाना शाये कर सकते हैं। आपको 2-3 साल तक रुकने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि ये चीज जैसे मैंने बताया, रेडी रेकनर वैल्यू मार्केट को रिफ्लेक्ट करती है, मार्केट की क्या रियलिटीज है, सच्चाइयां उनको दर्शाती है। तो रेडी रेकनर वैल्यू का मार्केट से साथ साथ चलना बहुत ज्यादा आवश्यक है। ये 3 साल का 4 साल का जो जो अंतर आया है वो बहुत गलत रहा है। चलिए ठीक है, कोई बात नहीं, चाहे 5% हो या 10% हो, लेकिन जो रेवेन्यू लीकेज है उस पर ध्यान रखते हुए गवर्नमेंट को साइड बाय साइड चलना। और चूंकि इस समय मार्केट बढ़ रही है तो बिल्कुल। यहां पर तो किसी को कोई आपत्ति नहीं है, डेवलपर्स को कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन जब मार्केट अगर डाउन साइड में शुरू हो, जहां पर मार्केट वैल्यूज गिर रही हो, वहां पर ये बड़ा बड़ा सवाल खड़ा हो जाता है। डेवलपर्स और खरीदार सब कहते हैं कि भाई रेडी रेकनर कम करें, क्योंकि हम जो दाम दे रहे हैं वो कम है और आपका रेडी रेकनर वैल्यू ज्यादा है। तो इस एग्जैक्टली। कारण से ये एक डायनेमिक सिचुएशन है। इसको टाइम टू टाइम रिवाइज करना बहुत ज्यादा आवश्यक है और गवर्नमेंट को इस चीज पर आगे ध्यान करना जरूरी बनता चला जा रहा है, खासतौर से जब सुप्रीम कोर्ट का भी इस पर अब एक बयान आ चुका है। अब दूसरी तरफ रीडेवलपमेंट का जो सवाल है, पहली चीज तो ये है कि रीडेवलपमेंट में जो जीएसटी का एंगल बता रहे हैं रोमिल जी, वो सही है, उस पर गौर करना जरूरी है। लेकिन जीएसटी अनफॉर्चुनेटली ये सेंट्रल गवर्नमेंट के डोमेन में जाता है और हम जो रेडी रेकनर की बात कर रहे हैं वो स्टेट गवर्नमेंट के अंदर आ रहा है। तो ये दोनों जो क्लैशेस हैं, इसको क्लैरिटी लेना, आई एम श्योर जो डेवलपर्स लॉबीज हैं जिसमें रोमिल भी जिसको बिलोंग करते हैं, क्रेडाई और एमसीएचआई या दूसरे इस किस्म की बॉडीज, उनके लिए सेंट्रल गवर्नमेंट को अप्रोच करना, मिनिस्ट्री ऑफ हाउसिंग मुर्गो को अप्रोच करना और फाइनेंस मिनिस्टर को अप्रोच करके जीएसटी पर क्लैरिटी लाना, वो एक अलग बात है। उस चीज को मैं अभी यही कहूंगा कि चूंकि हम बात रेडी रेकनर की कर रहे हैं, इन दोनों को मिला के देखना एग्जैक्टली। थोड़ा बहुत हमारी सिचुएशन को कंफ्यूज करेगा। मैं आज भी यही दरख्वास्त करूंगा कि सिर्फ रेडी रेकनर की बात की जाए, क्योंकि जीएसटी या जो भी है वो एक एग्जैक्टली। अलग मामला है और उसको आप और हम इस समय उसको सॉल्व नहीं कर पाएंगे। डोमिनिक सर, रेडी रेकनर रेट और मार्केट रेट में एक बड़ा अंतर रहता है। महानगरों में मार्केट रेट रेडी रेकनर रेट से ज्यादा होता है, छोटे शहरों में, ग्रामीण इलाकों में रेडी रेकनर रेट ज्यादा होता है, मार्केट रेट कम होता है। तो इतना मिसमैच क्यों होता है? पहली बात, डेवलपर्स को क्या सूट करता है? तो दीपक जी, जस्ट मैं एक जीएसटी पॉइंट पे थोड़ा और बोलना चाहता हूँ। मैं जीएसटी सेंट्रल गवर्नमेंट की बात नहीं कर रहा हूँ। जो कंस्ट्रक्शन कॉस्ट जो रेडी रेकनर रेट में है वो पीडब्ल्यूडी करती है, स्टेट गवर्नमेंट ऑफ महाराष्ट्र का। पर जो वो रेट दे रहे कंस्ट्रक्शन का, दे आर गिविंग इट विदाउट जीएसटी। तो हम खाली यही बोल रहे हैं कि उसको आप जो 18% लगता है बिल्डर को, वो रेडी रेकनर रेट के कंस्ट्रक्शन कॉस्ट में ऐड होना चाहिए। मेरी इतनी दरखास्त है, और कोई नहीं है। रीजन कैसा है दीपक जी, बॉम्बे में जितने भी फ्लैट्स खरीदते, 90% ऑफ द फ्लैट्स आर ऑन होम लोन और दे आर अंडर कैपिटल गेन टैक्स। तो इनको सीधा सीधा वाइट का जितना ज्यादा मिल सकता है उन लोगों को वाइट की अमाउंट क्लियर करते हैं। जो रूरल में रहता है, देयर पीपल डोंट बाय दैट मच नंबर ऑफ फ्लैट्स, इसके लिए उसके डिफरेंशिएशन आ रही। मुंबई में आप देखो तो जो रेडी रेट प्राइस फ्लैट की है उसके ऊपर लगभग 40% के आसपास ऊपर बढ़ोतरी रहती है कॉस्ट ऑफ पे, बिकॉज दे आर टेकिंग अ होम लोन। उन लोग 5% या 10% पैसा इन्वेस्ट करते हैं और वो पूरा पैसा कॉन्ट्रीब्यूशन बैंक से होती है। तो दैट इज वन क्लियरिटी। दूसरा, कैपिटल गेन टैक्स के लिए बिकॉज ऑफ द न्यू स्कीम ऑफ गवर्नमेंट ऑफ इंडिया कि 2 साल के बाद आपको कैपिटल गेन टैक्स लगती नहीं है, तो उन लोग री इन्वेस्ट करते हैं। ये दोनों कारण के लिए, इसके लिए मुंबई की आप जो देखो, एस्टिमेटेड कलेक्शन ऑल्सो हैज इंक्रीज कंपेयर टू द एस्टिमेटेड बजट ऑफ द स्टेट गवर्नमेंट। गुलाम सर, प्रॉपर्टी सेक्टर में कैश कंपोनेंट की चिंता सुप्रीम कोर्ट को भी है, जिसकी वजह से हाल ही में सुप्रीम कोर्ट ने राज्यों को साइंटिफिक तरीके से सर्कल रेट पर काम करने को कहा है। जब एआई बीमारियों का इलाज कर रहा है और भी तमाम इंडस्ट्री मशीन लर्निंग, एआई का यूज कर रही हैं, तो फिर प्रॉपर्टी सेक्टर में इसके इस्तेमाल को लेकर राज्यों में इतनी उदासीनता क्यों है? ओके, तो मुझे एक चीज आज इस प्लेटफॉर्म पर आपके दर्शकों तक पहुंचाना मेरे लिए बहुत सौभाग्य की बात है कि जैसा मैंने कहा थोड़ी देर पहले, महाराष्ट्र गवर्नमेंट, महाराष्ट्र स्टेट में जो डेटा कलेक्शन है बिल्कुल डिजिटाइज्ड है। और सबसे खूबसूरत बात इससे ये है कि जो गवर्नमेंट ने एक वक्त दिया है, आप जो भी एक ट्रांजैक्शन कर रहे हो उसको 2 महीने के अंदर आपको रजिस्ट्रेशन करना मैंडेटरी है। ये तमाम स्टेट्स में ये चीज, ये सुविधा आपको नहीं दिखाई देती।
कई सारे स्टेट्स ऐसे हैं, खासतौर से नॉर्थ में, जहां पर रजिस्ट्रेशन मैंडेटरी उस समय होता है जब आप मकान का पोजीशन ले रहे हो। तो उस कारण एक बहुत बड़ा गैप आ जाता है। मान लें बिल्डिंग की शुरुआत अभी हुई, रेरा का सर्टिफिकेट हुआ और आपने बिल्डिंग के एक्सकेवेशन लेवल पर मकान खरीदा, तो उसे वो एक डेवलपर अग्रीमेंट कहते हैं, जिसको आप 500 रुपए के स्टैंप पेपर पे रजिस्टर कर लेते हो। लेकिन जो एक्चुअल रजिस्ट्रेशन है वो आपके पास एक बहुत बड़ा विंडो है। आप जब पोजीशन लेने वाले हो तब जाके आप रजिस्ट्रेशन कर लो तो कोई दिक्कत नहीं है, लीगल है। महाराष्ट्र में इन्होंने ये बना रखा है कि अगर आपने चाहे अंडर कंस्ट्रक्शन मकान लिया हो या रेडी लिया हो, आपको 2 महीने के अंदर रजिस्ट्रेशन कराना मैंडेटरी है। अब इससे यूं होता है कि खास तौर से महाराष्ट्र में ये जो डेटा आज अवेलेबल है हर ट्रांजेक्शन, और चूंकि दो ही महीने की विंडो है, तो उमूमन लोग, ये देखा गया है कि एक हफ्ते से 2 हफ्ते के दरमियान मेजोरिटी ऑफ ट्रांजेक्शन्स रजिस्टर हो जाते हैं। और रजिस्टर होने का सबसे बड़ा जो फायदा ये है कि आज आपके पास वो डेटा अवेलेबल है। अगर गवर्नमेंट चाहे, जैसा कि मैंने कहा, रोजाना के बेसिस पर भी इसको आप रेडी रेकनर वैल्यू डिफाइन की जा सकती है, बिकॉज इंटरनेट ऑफ थिंग्स, मशीन लर्निंग वगैरह इस लेवल पर पहुंच चुके हैं कि अगर आज मान ले फॉर एग्जांपल, अगर मैं एमसीजीएम की बात कर रहा हूं, ये महीने में तकरीबन 10 से 12 हजार मकान पिछले साल भर में देखा गया है, प्राइमरी सेकेंडरी सेल्स जो बिक रहे हैं, 10 से 12 हजार मकान, मतलब दिन के 400 से 500 पर डे के एवरेज के हिसाब से एमसीजीएम के 16 या 17 जो रजिस्ट्रेशन सेंटर्स है वहां पर ये डेटा कलेक्ट हो रहा है। हर शाम को इस डेटा को एनालाइज करके आप रेडी रेकनर पे उसका इंपैक्ट आंक सकते हो, ये किया जा सकता है। और अगर वो लेवल हो जाए तो जैसा मेन जो मकसद है, पहली चीज तो यह है कि गवर्नमेंट के रेवेन्यू में लीकेजेस ना हो, कि जितना जस्टिफाइबल रेवेन्यू है उतना गवर्नमेंट तक पहुंचे। आप जो ट्रांजेक्शन कर रहे हो, स्टैम्प ड्यूटी रजिस्ट्रेशन आपके ट्रांजेक्शन का कॉस्ट है और गवर्नमेंट का हिस्सा बनता है, क्योंकि गवर्नमेंट उसी से आपके इंफ्रास्ट्रक्चर को इंप्रूव कर रही है, आपकी सारी सुविधाएं उसी पैसों से निकल रही हैं। तो जब वो पैसा वहां जाना है तो पूरी तरह से जाए, इस चीज का ख्याल रखना जरूरी है। तो इस चीज को समय समय पर अगर तब्दील किया जाए और जो मार्केट की रियलिटीज हैं उसको दर्शाया जाए, तो आप जो ट्रांजैक्शन कॉस्ट दे रहे हो वो मार्केट दरों के साथ उससे टेंडम में चलती रहेगी। फिर चाहे आप 5% ले या 6% ले, स्टैंप ड्यूटी रजिस्ट्रेशन को जो भी चार्ज हो, लेकिन वो मार्केट रियलिटी से मैच करते हुए चलेंगे। वरना सवाल पैदा होता है कि क्या पैरेलल इकोनॉमी दोबारा जन्म ले या दोबारा फले फूले, उससे पहले ये अंकुश लगाना बहुत जरूरी है। तो चर्चा जारी है और इस चर्चा में वक्त है एक बहुत ही छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद लौटेंगे और रेडी रेकनर की इस चर्चा को आगे बढ़ाएंगे, जानने की कोशिश करेंगे कि मुंबई में रहना क्यों महंगा होता जा रहा है। वेलकम बैक। आप देख रहे हैं प्रॉपर्टी प्लस और आज हम प्रॉपर्टी प्लस में बात कर रहे हैं कि लगातार मुंबई में रहना क्यों महंगा होता जा रहा है। बात चाहे रेडी रेकनर की हो या फिर प्रॉपर्टी टैक्स की, चर्चा जारी है। हमारे साथ मेहमान जुड़े हुए हैं, चर्चा को आगे बढ़ाते हैं। डोमिनिक सर, एक घर खरीदार अपनी टैक्सेबल इनकम से घर खरीदता है, टैक्स देता है, फिर उसे जीएसटी भी देना पड़ता है, फिर स्टैंप ड्यूटी भी देनी होती है। निर्माण में डेवलपर्स को भी रॉ मटेरियल पर टैक्स देना होता है, जीएसटी देनी होती है, फिर फाइनल प्रोडक्ट पर भी टैक्स देना पड़ता है। तो ये सब मिलाकर प्रॉपर्टी की कीमत आसमान पर पहुंच जाती है। जाहिर है उसके बाद प्रॉपर्टी सेक्टर में कैश कंपोनेंट का बढ़ना लाजमी है टैक्स बचाने के लिए। तो कैसे प्रॉपर्टी की कीमतें हाथ में आएंगी, कैश कंपोनेंट कैसा कम होगा? आपके लिए सवाल थोड़ा सा मुश्किल हो सकता है, लेकिन मैं चाहूंगा कि आप इस पर रिएक्ट करें। नहीं दीपक जी, इसमें कैश कंपोनेंट आती नहीं, क्योंकि सब प्रीमियम तो ऑफिशियली भराया जाता है। और जैसा आपने बताया 5% आपकी जीएसटी है, 6% स्टैम्प ड्यूटी है, जो गवर्नमेंट को प्रीमियम जाती है वो 50% है। आज की लैंड ट्रांसैक्शन पूरी कमर्शियल वाइट में होती है, तो उसमें कोई कैश का कोई बदौलत आती नहीं। और सबके ज्यादा से ज्यादा, मैं जैसे आपको 90% ऑफ द फ्लैट्स आर परचेस्ड बाय द फर्स्ट टाइम होम बायर हु आर गोइंग टू अप्लाई फॉर अ लोन, विच इज 90% उनको लोन लगती है, 85% जो बैंकेबल उसकी सिबिल रेटिंग पे रहती है। दूसरा जो कैपिटल गेन का रहता है वो भी इसको फुल इन्वेस्ट करना पड़ता है टू अवॉइड टैक्सेशन। तो मेरे ऑनेस्टली आई डोंट थिंक राइट नाउ, आप देखो हर साल हर महीना आपने पूरे साल में देखा रिकॉर्ड पे रिकॉर्ड सेल हो रही है, कलेक्शन इज गोइंग हायर, प्लस द वैल्यू ऑफ द फ्लैट इज गोइंग हायर। तो इसके लिए एंड कस्टमर को अभी खाली जो मैं पहला कहना चाहता था कि बिकॉज कंस्ट्रक्शन कॉस्ट इज नॉट इंक्रीज विद जीएसटी, द इम्पैक्ट ऑफ द जो आपको इंसेंटिव आने वाला था वो तकलीफ आने वाली। बाकी मेरे को नहीं दिखता इसमें कोई कैश की कोई गुंजाइश
एटलीस्ट मुंबई सब में जहां हम मुंबई में पूरा काम कर दे कि कैश की कोई इन्वॉल्व होती है। गुलाम सर, एक अंतिम सवाल आपसे लेना चाहेंगे। बात जब रेडी रेकनर की हम कर रहे हैं तो सिंपल उदाहरण से समझाइए कि एक आम शख्स अगर घर खरीद रहा है मुंबई में तो रेडी रेकनर बढ़ने के बाद उस पर कितना बोझ बढ़ेगा। दूसरी बात, दुबई या सिंगापुर में क्या प्रैक्टिस है, क्या वहां भी रेडी रेकनर और मार्केट रेट में इतना अंतर है, और अगर वो कोई मैकेनिज्म यूज करते हैं, कोई साइंटिफिक तरीका यूज करते हैं तो वो क्या तरीका है? ओके, दोनों सवालों का उसी प्रकार से मैं जवाब दूंगा। पहला हिस्सा जो है, जो हमारे भारतवर्ष में या मुंबई में आप कह लें कि जिस प्रकार से स्टैम्प ड्यूटी का इम्पैक्ट अब आएगा ये जो नए रेडी रेकनर के बेसिस पर, ये मेरे हिसाब से 0.3 से 0.4% के आसपास आ रहा है, उससे ऊपर नहीं जाएगा। क्योंकि आप ये जो हम अमाउंट बता रहे हैं, ये जो नया रेडी रेकनर में जितना इंक्रीज आया है वो 4-5% है, और उस इंक्रीज पर जब आप 5 या 6%, मान ले 6% दे रहे हैं, अगर लेडीज हो तो 5% स्टैम्प ड्यूटी का कैलकुलेशन है, तो जब आप उस चीज को मल्टीप्लाई करोगे तो एक बहुत ही छोटा सा फ्रैक्शन है जो इसमें कॉस्ट में आता है। जैसा मैंने आपसे पहले बताया कि इसी दौरान जो पिछले 3 साल में प्रॉपर्टी के प्राइसेस 70-80% बढ़े हैं, उसमें ये 0.3 या 0.4% का इंक्रीज हार्डली मैटर ही नहीं करता कि जो खरीदार 75% एक्स्ट्रा प्राइस देने को तैयार है 3 साल की बनिस्बत आज, वही रेडी रेकनर 3 साल या 4 साल के दौरान जो बढ़ी है वो मुश्किल से 4 या 5% बढ़ी है, और उसका एक्चुअल इम्पैक्ट बहुत ही नॉमिनल सा है, 0.4%, 0.5। अगर आप वो 8 या 9% जो इंक्रीज हुआ है थाने, पनवेल या इवन रूरल एरियाज में, वहां पर भी आप ज्यादा से ज्यादा 0.4 या 0.5% तक ही आपके ओवरऑल कॉस्ट पे इम्पैक्ट आएगा। तो ट्रांजैक्शन कॉस्ट में इतना ज्यादा इम्पैक्ट नहीं है कि रेडी रेकनर के कारण जो आ रहा है वो बहुत बड़ा इम्पैक्ट नहीं है। और दूसरी चीज जो आपने बताया, जो डेवलप्ड कंट्रीज हैं वहां पर डेटा काफी सॉर्टेड है, अवेलेबल है, जिस बेसिस पर आपके ट्रांजैक्शन कॉस्ट उसी बेसिस पर आके जाते हैं। और इसीलिए जो अंतर, उसी चीज का मैं जिक्र कर रहा था कि हम भी आज उस मकाम तक पहुंच चुके हैं, कम से कम महाराष्ट्र जैसी रियासत में, जहां पर डिजिटाइजेशन एक ऐसे मकाम पर पहुंच गया है कि इसका सीधा साधा असर हम देख सकते हैं। और यहाँ पर मुमकिन है कि हम वो जो एडवांस कंट्रीज हैं उनके हिसाब से हम यहाँ पर भी ट्रांजैक्शन कॉस्ट को एब्सोल्यूट मार्केट रियलिटीज के हिसाब से आंक सकते हैं, और हम उस मकाम पर आज पहुंच चुके हैं। जैसा मैंने बताया, 4 to 5% ये 20 से 30, मेरा ख्याल है 30 से 40 हजार रुपए के ऊपर इसका कॉस्ट नहीं जाएगा। अगर आप 1 करोड़ के मकान की बात कर रहे हो तो 30 से 40 हजार के ऊपर का ये कॉस्ट नहीं जाएगा। डोमिनिक सर, आप कुछ कहना चाह रहे थे? इसमें ये ऐड करना था मुझे कि देयर विल बी नो इम्पैक्ट ऑन द कस्टमर, क्योंकि इसमें कैसा है कि जो फ्लैट्स खरीद रहे हैं अभी बॉम्बे में, दे आर एटलीस्ट 1.4 टाइम्स मोर देन द रेडी रेकनर रेट, तो किसी कस्टमर को इम्पैक्ट आएंगे ही नहीं। यानी रेडी रेकनर का बढ़ना रियल एस्टेट में सकारात्मक रूप से देखा जा रहा है, लेकिन हाँ, प्रॉपर्टी थोड़ी महंगी जरूर हो जाएगी। दूसरी बात, मार्केट रेट और रेडी रेकनर का अंतर इंडस्ट्री के लिए ठीक नहीं है। चिंता तब और बढ़ जाती है जब सुप्रीम कोर्ट को भी राज्यों को आगाह करना पड़े कि सर्कल रेट के लिए एक्सपर्ट्स की राय ली जाए, कोई साइंटिफिक तरीका अपनाया जाए। बहरहाल, बहुत शुक्रिया करेंगे आपका गुलाम सर और डोमिनिक सर हमारे साथ जुड़ने के लिए। ये तो बात रही रेडी रेकनर की, लेकिन मुंबई में रहने वालों पर महंगाई की एक और मार पड़ने वाली है। बीएमसी 13% प्रॉपर्टी टैक्स बढ़ाने की तैयारी कर रही है। इसके लिए प्रस्ताव भेजा जा चुका है। उम्मीद की जा रही है कि जल्द ही इसको मंजूरी मिल सकती है। दरअसल 10 साल से प्रॉपर्टी टैक्स नहीं बढ़ा है, जबकि नियम के मुताबिक हर 5 साल में प्रॉपर्टी टैक्स बढ़ता है, लेकिन कोरोना की वजह से 2020 में नहीं बढ़ाया गया और अब बढ़ेगा। गौर करने वाली बात यह है कि वित्त वर्ष 2024-25 में बीएमसी ने 6,213 करोड़ का प्रॉपर्टी टैक्स वसूला है, जो कि निर्धारित लक्ष्य से ज्यादा है। हालांकि बीएमसी के प्रस्ताव को मंजूरी के बाद मुंबई में प्रॉपर्टी टैक्स के तौर पर थोड़ा बोझ और बढ़ जाएगा। यानी मुंबई में रहना है तो थोड़ी जेब ज्यादा ढीली करनी पड़ेगी। तो आज प्रॉपर्टी प्लस में इतना ही। यहां रुकेंगे एक ब्रेक के लिए। खबरों का सिलसिला लगातार जारी है। आप बने रहिए जी बिजनेस पर।